सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसको हम डिटेल से जानेंगे इसी वीडियो में, और इसके सेकंड टाइप को हम जानेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और वहाँ से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि मेरा हाथ मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कोई स्टीरियो आइसोमर हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट से अब मेरा हाथ इस यहाँ पे है, अब दूसरे एंगल में है, अब दूसरे एंगल में है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी ये इस साइड लगा है, अब ये इस साइड लगा है, तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन का एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल यही है, ठीक है। जिसमें बॉन्ड को आपको कुछ डिग्री एंगल पे अरेंज करना पड़ता है, मतलब वही एटम वही एंगल या फिर वही पोजीशन में नहीं रहता, वो नीचे चल जाता है, ऊपर चल जाता है, कैसे भी, सामने भी, पीछे भी, कहीं भी चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन का डिफाइन, ठीक है। दूसरा, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा आइसोमर जिसमें बॉन्ड रोटेट नहीं होता। यहाँ पे देखो बॉन्ड रोटेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा कन्फर्मेशन। पर जहाँ पे बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस में अरेंजमेंट उसका बदल रहा है, बार बार आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो लेकिन जुड़ा यहीं से है, भले जुड़ा यहाँ यहीं से है, लेकिन वो घूम रहा है, मतलब ये आपस में बॉन्ड रोटेट नहीं करता, उसमें सिर्फ वो एटम का अरेंजमेंट बदलते जाता है स्पेस में, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन हमारे दो टाइप के रहते हैं, एक होता है रिलेटिव और दूसरा होता है एब्सोल्यूट, ठीक है। तो रिलेटिव को हम दूसरे नाम से जानते हैं डीएल सिस्टम, या फिर आप उसको लिख सकते हैं डीएल नोमेनक्लेचर, और एब्सोल्यूट को हम दूसरे नाम से जानते हैं आरएस सिस्टम या फिर आरएस नोमेनक्लेचर। तो बढ़ते हैं पहले हमारे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, जिसको हम जानते हैं डीएल सिस्टम की, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री में, आखिर ये पैदा कहाँ से हुआ, ठीक है, और इसका नाम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ही क्यों पड़ा, ठीक है। तो 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कवर हुई, पर वो इस रीज़न से डिस्कवर नहीं हुई थी कि हमारा स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है ग्रुप का, ठीक है। वो कुछ और ही रीज़न से डिस्कवर हुई। पहले हमें सिर्फ ये पता था कि हमारा जो कार्बन है वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। पर ये नहीं पता था कि हमारी उसमें जो एटम है, जो लगे हुए एटम है, उसका अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट भी हो सकता है, ये डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। तो आखिर हुआ क्या था, ठीक है। तो हुआ ये डिस्कवर था कि हमारा ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, वो हमारा हो गया कायरल कार्बन, ठीक है। और वो उसका मिरर इमेज आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, तो वो हमारा जो कार्बन होगा, वो और मॉलिक्यूल होगा, वो हमारा होगा कायरल मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल का जो कार्बन होगा जिसमें हमारे सारे ग्रुप डिफरेंट हैं, वो होगा हमारा कायरल कार्बन। बस इतनी ही चीज़ हमें पता थी 19वीं सेंचुरी तक। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टीरियो जब केमिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि आखिर इसमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या फिर लेवो रोटेटरी होगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड शिफ्ट कर देगा या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा। आखिर हम निकालेंगे कैसे? अब हम ऐसे तो नहीं है कि हर कंपाउंड को प्लेन पोलराइज लाइट से पास करके ही करें, मतलब कि हर कंपाउंड को अगर हमें ऑन द स्पॉट पता करना होगा कि कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा लेवो है, उसके फॉर्मूला से हम कैसे पता करें, तो ये चीज़ पता नहीं थी, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग को ये चीज़ पता नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, ये हमारा कोई भी मान लो एक्स कंपाउंड है, उसको उन्होंने एक स्टैंडर्ड कंपाउंड से रिलेट करना चालू किया कि हम लोग इसका, जैसे अगर मेरे को इसका पता है कि ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लेवो रोटेटरी है, तो इससे अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी तो ये भी डेक्स्ट्रो होगा या फिर लेवो होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये स्टैंडर्ड कंपाउंड मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और जो मेरा एक्स कंपाउंड है, कोई सा भी कंपाउंड है, उसको मुझे चेक करना है और वो भी इसी के जैसे प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, तो मतलब ये कंपाउंड भी मेरा हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो साइंटिस्ट लोग ने यही कंक्लूजन निकाला कि हमारा जो एक्स कंपाउंड है उसको हम रिलेट करेंगे स्टैंडर्ड कंपाउंड से, तो इसी रिलेशन को हमने कहा है, इसी कॉन्फ़िगरेशन को हमने कहा है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमारा एक्स जो आइसोमर है उसको रिलेट किया जाता है एक स्टैंडर्ड कंपाउंड से, ठीक है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड था उसका नाम था ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। रोसेनॉफ हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1926 में यूज़ किया ग्लिसरल्डिहाइड को एज अ स्टैंडर्ड कंपाउंड या फिर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड, जिसमें ये वाला जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम कहते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड, और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम कहते हैं एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो आखिर इस ही कंपाउंड को स्टैंडर्ड कंपाउंड क्यों लिया गया? सबसे पहले इसका रीज़न है, ये सबसे सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड है। उसके बाद ये डिफरेंट आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन के ग्रुप भी पाए जाते हैं, इसीलिए ये हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड में आता है। ये हो गया इसका पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये बोलता है कि इस कंपाउंड में बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, जो कि अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग ऑफ सी बॉन्ड, मतलब कि बिना इस सी स्टार से ब्रेक हुए ये अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड कंपाउंड लिया गया या फिर रिलेटिव
कन्फिग्रेशन में इसको लिया गया एज अ स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बाद में हुआ ये कि ये पहले डी और एल नहीं लिखा जाता था, इनको पहले प्लस और इनको पहले माइनस लिखा जाता था, ठीक है। फिर हमारे एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने डी और एल का आविष्कार किया। तो वो जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डी और एल का आविष्कार किया, नॉमेनक्लेचर या फिर डीएल सिस्टम बनाया, वो थे हमारे एमाइल फिशर। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रोजेनॉफ ने स्टैंडर्ड कंपाउंड बनाया ग्लिसरॉल्डिहाइड को, और फिर एमाइल फिशर ने उसी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डी सिस्टम और एल सिस्टम बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है। रोजेनॉफ ने ये बताया कि ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड की तरह यूज बस हो सकता है, पर हमारे जो एमाइल फिशर थे उन्होंने बताया कि आखिर कौन सा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है और कौन सा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। तो हमारे जो एमाइल फिशर साइंटिस्ट थे, भाई साहब थे, उन्होंने एक बेसिक चीज़ बताई कि हमारा जो डी होगा उसमें हमारा जो OH ग्रुप होगा वो राइट साइड प्रेजेंट होगा। कायरल कार्बन के जस्ट राइट साइड अगर OH ग्रुप लगा है तो वो हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। और अगर कायरल कार्बन के हमारा लेफ्ट साइड OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा हमारा एल सिस्टम। तो इसीलिए ये हो गया डी सिस्टम, ये हो गया एल सिस्टम, ठीक है। तो अगर किसी भी हमारे कंपाउंड या फिर किसी भी आइसोमर में अगर हमारा जो होगा OH होगा राइट साइड तो वो होगा हमारा डी सीरीज़ में, और जो हमारा OH होगा लेफ्ट साइड तो वो वाला हमारा कंपाउंड आ जाएगा एल सीरीज़ में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट उन्होंने ये कहा, एमाइल फिशर हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी एक्स कंपाउंड को तो आप डी सिस्टम से ही कंपेयर करोगे, क्योंकि डी सिस्टम हमारा जो रहता है वो नेचुरली अकर हो जाता है, नेचुरली जल्दी मिलता है एज़ कम्पेयर टू एल सिस्टम। एल सिस्टम को निकालने के लिए आपको बहुत सारे टेक्निक यूज़ करने पड़ेंगे, पर हमारा जो डी सिस्टम रहेगा वो आपको ईजिली मिल जाएगा हर चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कंपाउंड है, तो यहाँ पे अगर आपको पहचानना हो कि इसमें से डी ग्लूकोज कैसे है तो हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। आप ऊपर से चालू नहीं कर दोगे कि अगर मान लो ये ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर OH है तो ये हो गया डी। आपको हमेशा नीचे से बढ़ना है, नीचे CH2 आप OH दिखना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। और उसके जस्ट ऊपर वाले कार्बन में अगर OH मेरा कायरल कार्बन है, ठीक है, सबसे पहली बात आपको सबसे नीचे CH2 OH वाला ग्रुप रहना चाहिए। उसके जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन है वो कायरल रहना चाहिए, मतलब उससे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है। और उसी कायरल कार्बन के जस्ट राइट साइड में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो तब वो होगा हमारा डी, ठीक है, तभी वो सिस्टम कहलाएगा हमारा डी सिस्टम। यहाँ पे भी अगर देखें तो ये CH2 OH है, ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया पूरा हुआ। उसके बाद हमारा जो ऊपर वाला कार्बन है वो कायरल कार्बन है या नहीं, हाँ है। उसके बाद अगर हमारा OH राइट साइड है तो वो हो गया हमारा डी, लेफ्ट साइड होता तो वो हो जाता हमारा एल। तो ऐसे आपको पहचानना कि कौन सा कंपाउंड डी सिस्टम में आएगा, कौन सा कंपाउंड एल सिस्टम में आएगा। लास्ट में आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्मॉल डी है जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करता था, और ये जो हमारा एल है स्मॉल एल जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करता था, ये इस डी से अलग है और ये एल इस एल से अलग है। अगर दोनों सेम होता तो ये कैपिटल में होता ही नहीं, ठीक है। ये डी का काम क्या है, पहचानना कि हमारा OH ग्रुप राइट साइड में लगा हो और उसके बगल में जस्ट कायरल कार्बन हो और उसके नीचे CH2 OH वाला ग्रुप हो, और जो हमारा ये जो कायरल कार्बन है इससे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है। एल हमारा इसका जस्ट अपोजिट था, कायरल कार्बन के जस्ट लेफ्ट साइड अगर ग्रुप हमारा OH लगा है तो वो हो गया हमारा एल सिस्टम, जिसके नीचे एक CH2 OH वाला ग्रुप रहना चाहिए और कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट होना चाहिए। तो हमारा जो डी सिस्टम था उसका सिर्फ काम यही है कि पहचानना OH ग्रुप मेरा राइट साइड रहना चाहिए कायरल कार्बन के, और एल सिस्टम OH पहचानने का ये काम करता है कि हमारा जो OH सिस्टम है वो लेफ्ट साइड रहना चाहिए कायरल कार्बन के। ये एल इस स्मॉल एल के इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और ये डी भी इस डी के इक्वल नहीं है। ये डी का काम सिर्फ इतना है कि इसको पता करना है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड रोटेट हो रही है, और ये एल का काम सिर्फ इतना है कि ये दर्शाता है कि हमारी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो लेफ्ट साइड रोटेट हो रही है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे बड़े वाले डी का, कैपिटल डी का काम ये है कि हमारा जो OH ग्रुप है वो राइट साइड है, वो बस पता चल गया हमें वो डी देख के, और जो हमारा एल था उससे हमें ये पता चल गया हमारा जो OH ग्रुप लगा है वो हमारा लेफ्ट साइड लगा है, बस। सो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या फिर DL सिस्टम के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।